अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं राज कौशिक वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार मैं एक ऐसे विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं जिस विषय पर अपने पत्रकारिता के 40 साल के जीवन में मैंने कभी बात नहीं की और ना ही कभी किसी अखबार में लिखा। दरअसल पिछले दिनों में 5 दिन की यात्रा पर नेपाल की राजधानी काठमांडू में रहा। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए और आसपास के कई पहाड़ी इलाके देखे। मैं लगभग 2.5 दशक यानी 25 साल बाद काठमांडू गया था। कुछ फर्क इस दौरान मुझे नजर आया और कुछ मामलों में तो बहुत ज्यादा फर्क दिखाई दिया। मित्रों, नेपाल का नाम जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में भारतीय होने के नाते एक सहज भाव यह रहता है कि वो हमारा छोटा भाई है। इसके कई कारण हैं। एक तो नेपाल और भारत के बीच आने जाने में किसी तरह की कोई बाधा या कोई औपचारिकता नहीं है। भारत से कोई भी व्यक्ति नेपाल जा सकता है और नेपाल का कोई भी व्यक्ति भारत आ सकता है। सिर्फ एक पहचान पत्र की जरूरत होती है। दूसरे, हमारी संस्कृति मिलती जुलती है। हमारी सनातनी परंपरा एक है और हमारी देवी देवता भी एक है। इसलिए नेपाल बिल्कुल अपने जैसा ही लगता है। कुछ चीजें जो मैंने वहां देखी और सुनी, उनके कारण मन में उन नेपाली लोगों के बारे में विचार आते रहे जो नेपाल में अपना घर बार छोड़कर इधर भारत में नौकरी कर रहे हैं। हम लोग आमतौर पर इन्हें बहादुर के संबोधन से पुकारते हैं। हालांकि इनके नाम होते हैं, लेकिन हम इन्हें बहादुर के नाम से ही पुकारते हैं और जानते हैं, और उनको इसमें कोई बुराई भी नजर नहीं आती। आप चाहे गाजियाबाद में रहते हो, हापुड़ में, नोएडा, दिल्ली, मेरठ या भारत के किसी भी हिस्से में रहते हो, आपको अपने आसपास ऐसे नेपाली लोग नजर आ ही जाएंगे। हो सकता है आपके घर में ही कोई नेपाली कर्मचारी काम करता हो, या आपके किसी परिचित, किसी मित्र, रिश्तेदार के घर में या ऑफिस या कहीं दुकान, शोरूम में जरूर कहीं ना कहीं ये नेपाली लोग आपको काम करते नजर आ ही जाएंगे। हम इन्हें बहादुर के नाम से क्यों पुकारते हैं, ये शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। दोस्तों, जितना मैंने नेपाल को जाना है, समझा है, सोचा है, मैं कह सकता हूं कि ये लोग सिर्फ नाम के ही बहादुर नहीं हैं, बल्कि वास्तव में ये लोग बहादुर होते हैं। कैसे, मैं धीरे धीरे बात आपके सामने रखता चलूंगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों माओवादी विचारधारा से प्रभावित सरकार के कारण नेपाल चीन के ज्यादा संपर्क और प्रभाव में आया। भारत से उसके रिश्ते काफी हद तक गड़बड़ा गए थे। कई क्षेत्रों में तो भारत और नेपाली सैनिकों में झड़पें होने तक की खबरें आई। भारत में रहकर हमें लगता है कि ये कुछ राजनीतिक चीजें हैं, आम जनता से इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन नेपाल में कई लोगों से बात करने के बाद और वहां के बाजार की स्थिति देखकर यह कहा जा सकता है कि वास्तव में नेपाल इन दिनों भारत के मुकाबले चीन के ज्यादा प्रभाव में है। नेपाल का बाजार चाइनीज चीजों से भरा पड़ा है। नेपाल का सात्विक खान पान भी चीन की खराब शैली पर जैसे चल चुका है। और तो और वहां के लोगों से जब बात की जाती है तो उनमें भारत के प्रति पहली जैसी मिठास दिखाई नहीं देती। चलिए, यह तो एक बड़ा विषय है जिसे दोनों देशों की सरकार ही बेहतर ढंग से समझ सकती है या कोई समस्या होने पर सुलझा सकती है। मगर दूसरा परिवर्तन जो देखने को मिला, उसे मैं काफी गंभीर मानता हूं। नेपाल, जिसे दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, जहां के लोग जाहिर है धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वहां पर बैंकॉक से भी आगे की संस्कृति या कहूं कि कुसंस्कृति का नजर आना वास्तव में चिंताजनक है। मित्रों, 5 दिन के दौरे के अंतिम दिन हम लोग काठमांडू के थमेल इलाके में स्थित 5 सितारा होटल अलाफ्ट में ठहरे थे। रात 9:30 बजे नेपाल का लोकल खाना खाने के लिए हम होटल से बाहर आए। तब तक बाहर के लगभग सभी छोटे मोटे रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे। ये बताया गया कि कोरोना के बाद 9 बजे तक सभी रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि करीब 500 मीटर आगे कोई ना कोई रेस्टोरेंट खुला मिल जाएगा। होटल वाली गली से निकलकर हम मेन रोड पर आ गए। वहां मैंने देखा कि बंद दुकानों और शोरूम के बाहर बहुत सी युवतियां
स्टील के थर्मसों में गरम गरम चाय बेच रही थी। किसी महिला के साथ कोई पुरुष भी था और किसी युवती के साथ कोई बुजुर्ग महिला भी थी। शाम को होटल आते हुए भी इन महिलाओं को देखा था। ये महिलाएं शाम से लेकर देर रात तक थर्मसों में गर्म चाय बेचकर अपने परिवार का लालन पालन करती हैं। चूंकि हमें खाना था इसलिए चाय नहीं पी। मेन रोड से लेफ्ट होने के बाद पुलिस की एक गाड़ी खड़ी नजर आई जिसकी लाल नीली बत्ती जल रही थी, जैसे कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी जलती रहती हैं। देखकर लगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में रात के समय सुरक्षा का अच्छा इंतजाम है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही देखते हैं कि कई तरफ से कुछ युवक हमारी तरफ जैसे लपके। लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन कुछ देर में स्पष्ट हो गया कि वो बदमाश नहीं थे बल्कि अलग ही तरह के युवक थे। वो सड़क के दोनों ओर बनी बिल्डिंगों की तरफ इशारा करके बताने लगे कि हमारे क्लब में चलिए, वहां अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। काठमांडू को जितना मैं समझता रहा हूं और जानता रहा हूं उसके हिसाब से मेरे लिए ये एकदम नई बात थी। मेरे अंदर का पत्रकार भी स्वाभाविक तौर पर जागा। कुछ देर उन युवकों से बातचीत करने पर पता लगा कि इन तमाम बिल्डिंग्स में कुछ और ही काम हो रहे हैं। बिल्डिंग्स के बाहर पुलिस खड़ी है, लेकिन अंदर वो काम हो रहे हैं जिन्हें अनैतिक, अमर्यादित और गैर कानूनी कहा जाता है। उनके एजेंट या दलाल सड़कों पर खुले आम ऑफर दे रहे थे। बातचीत में युवकों ने बताया कि कई देशों की लड़कियां वहां उपलब्ध हैं, लेकिन ज्यादा संख्या में नेपाली ही हैं। 8 से 10 हजार नेपाली रुपयों में यानी 6-7 हजार इंडियन करेंसी में वो लड़कियां उपलब्ध होने की बात भी उन्होंने बताई। उनकी बात सुनते सुनते हम थोड़ा आगे बढ़े। एक बिल्डिंग में पहली मंजिल पर एक रेस्टोरेंट खुला मिला जहां जाकर हम लोगों ने खाना खाया। वहां भी कई लड़कियां काम कर रही थी, लेकिन वो सब अपने काम से ही मतलब रखे हुए थी। करीब 500 मीटर की इस यात्रा में नेपाली युवतियों की 3 दुनिया देखने को मिल गई। एक दुनिया वो जिसमें युवतियां थर्मस में चाय बेचने जैसा शराफत भरा मेहनत का काम कर रही थी। दूसरी दुनिया वो जिसमें युवतियां रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, जहां हुक्का बार और ड्रिंक्स जैसी चीजें भी सब उपलब्ध थी, लेकिन वो अपने काम से ही काम रखे हुए थी। और तीसरी दुनिया वो जहां युवतियां जिसमें फरोशी जैसा अनैतिक, गैर कानूनी काम कर रही थी। वो लड़कियां अपनी मर्जी से इस पेशे में हैं या मजबूरी से हैं, ये तो वही जानते हैं, लेकिन ये सच है कि ये काम खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में चल रहा है। महिलाओं की तस्करी के खिलाफ काम कर रही एक संस्था AATWIN की कार्यकारी निदेशक बेनू माया गुरंग का एक बयान मैंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा है कि एंटरटेनमेंट सेक्टर, क्लब और डांस बार के बहाने सेक्स टूरिज्म कराया जा रहा है और इस मामले में नेपाल कुख्यात थाईलैंड से भी आगे निकल गया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेक्स वर्कर्स की संख्या के मामले में नेपाल थाईलैंड से भी आगे है। वर्ष 2020 में थाईलैंड में करीब 43,000 सेक्स वर्कर्स काम कर रही थी, जबकि नेपाल में करीब 67,000 युवतियां इस काम में सक्रिय थीं। रिपोर्ट के मुताबिक इस धंधे के दलाल नाबालिग लड़कियां तक उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। एक कड़वी सच्चाई यह है कि शारीरिक शोषण के लिए कम उम्र की नेपाली लड़कियों की मांग दुनिया के कई देशों में है और इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि इस शर्मनाक कारोबार का मुख्य रास्ता भारत से होकर गुजरता है। भारत से होकर कैसे गुजरता है यह समझना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। भारत के साथ नेपाल 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम नेपाल सीमा से लगे हुए हैं। नेपाल के कुल 75 जिलों में से 23 जिले भारत की सीमा में लगते हैं और दोनों देशों में इधर से उधर, उधर से इधर आने में कोई रोक टोक नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। मित्रों, मैं ये भी बता चुका हूं कि नेपाल को लेकर छोटे भाई जैसी फीलिंग रहती है, इसलिए वहां की हर अच्छाई और बुराई से भारत के लोगों का जुड़ाव स्वाभाविक है। भारत कदम कदम पर नेपाल के साथ खड़ा रहता है। कोरोना से निपटने के लिए भारत ने नेपाल को लगभग 23 टन जरूरी दवाएं भेजी थी। अप्रैल 2015 में नेपाल में भीषण भूकंप आया था। उस भूकंप में 9,000 लोगों की जान गई और 8,000 से ज्यादा घर तबाह हुए। भारत ने भूकंप की सूचना के कुछ ही घंटों के भीतर 16 NDRF की टीम, 38 एयरफोर्स जहाजों के माध्यम से 571
टन सामग्री सहित वहां भेजी थी। भारत ने नेपाल को 233 करोड़ रुपए दिए ताकि वो भूकंप से तबाह हुए घरों को फिर से बनवा सके। नेपाल को 2015 के बाद अब तक भारत कुल 281 करोड़ रुपए की मदद कर चुका है। भारत सरकार की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत नेपाल को 752 एम्बुलेंस और 148 स्कूल बस गिफ्ट कर चुका है। इसके साथ ही भारत ने नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2006-2007 में 750 करोड़ रुपए और 2011-12 में 1800 करोड़ और 2013-14 में 7,500 करोड़ रुपए की मदद की थी। भारत के बजट में हर साल नेपाल को दी जाने वाली मदद की धनराशि भी आवंटित होती है। साल 2019-20 के बजट में नेपाल को 1200 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में रह रहे बहादुरों को मैं वास्तव में बहादुर क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये लोग नेपाल में रहकर किसी गलत काम को करके पैसा कमाने के बजाय भारत में आकर ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाने के रास्ते पर चल रहे हैं। अपना घर बार छोड़कर ये हम भारतीयों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए वास्तव में ये बहादुर है। जिस तरह से नेपाल के युवक दलाल बनकर या एजेंट बनकर पैसा कमा रहे हैं, ऐसे शॉर्टकट इनके सामने भी वहां पर उपलब्ध है, लेकिन उन्हें ना अपनाकर ये बहादुर मेहनत का काम करने के लिए अपना घर बार परिवार छोड़े बैठे हैं। इसीलिए ये सम्मान के योग्य हैं। और एक कारण से मैं इन्हें बहादुर मानता हूं, नेपाल की सरकार ने अपने नागरिकों को दुनिया के 170 देशों में रहने और काम करने की अनुमति दे रखी है। हाल के वर्षों में नेपाल ने कई देशों से श्रम समझौतों पर दस्तखत भी किए हैं। नेपाल ने विदेशी रोजगार फंड भी बनाया है, जिसके तहत विदेशों में काम कर रहे नेपाली नागरिकों के जख्मी होने या दुर्भाग्यवश उनकी मौत होने पर उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाता है। नेपाली सरकार अपने कामगारों को विदेशी रोजगार परमिट भी जारी करती है, जिसके जरिए कोई कामगार 15 लाख नेपाली रुपए तक का बीमा करवा सकता है। मित्रों, देखिए, ये सारे कानून और सुविधाएं नेपाल के उन श्रमिकों पर लागू नहीं होते जो भारत में आकर काम करते हैं। पिछले दिनों नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर निर्मल कुमार उप्रेती ने एक याचिका दायर की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल सरकार को नोटिस भी दिया कि भारत में काम कर रहे नेपाली लोगों के हितों की नेपाली सरकार के जरिए की जा रही अनदेखी नेपाल के विदेशी रोजगार कानून का उल्लंघन क्यों ना माना जाए। बीबीसी से बातचीत के दौरान निर्मल कुमार उप्रेती ने कहा है कि नेपाली प्रवासी मजदूरों के लिए भारत भी अन्य देशों की तरह एक विदेशी मुल्क है, लेकिन विदेशी मजदूर होने का कोई भी दस्तावेजी सबूत ना होने के कारण नेपाली नागरिक किसी भी तरह के मुआवजे या सुविधा से वंचित ही रहते हैं। जो दूसरे देशों में काम कर रहे नेपाली कामगारों को तो मिलता है, लेकिन भारत में रह रहे नेपाली युवकों को नहीं मिलता। अब आप खुद सोचिए कि भारत में रह रहे इन बहादुरों को वास्तव में बहादुर क्यों ना कहा जाए, जो बिना किसी पंजीकरण के, बिना किसी सरकारी सुविधाओं के, यहां तक कि 15 लाख रुपए के बीमे के बिना ही भारत में रहकर मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। भारत में रहकर काम करने वाले इन बहादुरों की संख्या कम नहीं है। नेपाल की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है, जिसमें से करीब 20% लोग यानी 60 लाख लोग भारत में रहकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना में भी नेपाल के लोगों की भर्ती होती है। वर्तमान में 32,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में तैनात हैं और करीब 3,000 करोड़ रुपए पेंशन के तौर पर हर साल करीब 1.25 लाख पूर्व गोरखा सैनिकों को दिया जा रहा है। ब्रिटिश शासन काल में इन गोरखों की बहादुरी के कारण ही इनको बहादुर कहा जाने लगा था, जो अब नेपाल से आए प्रत्येक व्यक्ति का संबोधन हो गया है। भारत में रहकर काम कर रहे इन बहादुरों ने पिछले साल भारत से 12,000 करोड़ रुपए नेपाल भेजे थे, जो नेपाल में किसी भी देश से आने वाली सबसे ज्यादा रकम है। इन बहादुरों के कारण ही सदियों से नेपाल के साथ भारत का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बना हुआ है। भारत सरकार हर साल लगभग 3,000 नेपाली छात्रों को स्कॉलरशिप भी देती है। इसके साथ ही भारत के संस्थानों में भारी संख्या में नेपाली लोग पढ़ते हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश से आने वाले छात्रों में 26% नेपाली छात्र होते हैं। भारत सरकार की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में भारत के करीब 6 लाख लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग बिजनेस के लिए नेपाल जाते हैं। सीमा से सटे इलाकों के कई ऐसे लोग हैं जो रहते तो भारत में हैं, लेकिन उनकी जीविका नेपाल से चलती है। भारत की कई प्राइवेट और सरकारी कंपनियां भी नेपाल में काम करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के एफडीआई में 30% हिस्सा भारत से आता है। भारत अपने 6 पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान के साथ कुल 90,000 करोड़ रुपए का सीमा व्यापार करता है। भारत जिन 6 पड़ोसी देशों से व्यापार करता है उनमें नेपाल टॉप पर है। नेपाल के साथ भारत करीब 51,000 करोड़ का सीमा व्यापार करता है। इसमें भारत नेपाल को 48,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जबकि भारत नेपाल से 3,000 करोड़ रुपए का माल आयात करता है। इन आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते कितने घनिष्ठ हैं। जितने भारतीय नेपाल में रहते हैं, यानी 6 लाख से 10 गुना ज्यादा नेपाली भारत में रहते हैं, जो एक तरह से भारत का हिस्सा बन चुके हैं। इन लोगों ने चीन या किसी अन्य देश के बजाय भारत को अपना कर्म क्षेत्र चुना है। इन लोगों के कारण ही सनातनी संस्कृति का विकास भी भारत में हो रहा है। ये लोग ईमानदारी और मेहनत से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कमाई का कोई शॉर्टकट नहीं चुना है, इसलिए ये सभी 60 लाख बहादुर वास्तव में बहादुर कहलाने के हकदार हैं। हमारा दायित्व बनता है कि हम सब इनका सम्मान करें, इनको आदर दें और इनके साथ अपनत्व का भाव रखें। नेपाली मूल के इन लोगों ने कई क्षेत्रों में भारत का सम्मान बढ़ाया है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे भरत नेपाली ही हैं। भारत के संसद भवन में जिन स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा मल्ल की प्रतिमा लगी है, मित्रों, वो भी नेपाली ही थे। जब दुर्गा मल्ल भारतीय फौज में थे, तब उन्होंने देशभक्ति का गीत कदम कदम बढ़ाए जा की रचना की थी। एक और महान स्वतंत्रता सेनानी कप्तान राम सिंह ठाकुर भी नेपाली हैं, जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान जन गण मन का संगीत संस्करण तैयार किया। ये बहुत लोकप्रिय हुआ। भारतीय सिनेमा की सफल हीरोइनों में शुमार मनीषा कोइराला के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं कि वो नेपाली हैं, मगर कम ही लोगों को पता है कि बीते समय की सुप्रसिद्ध हीरोइन माला सिन्हा भी नेपाली हैं। हमारी सैकड़ों फिल्मों के गीत गाने वाली सुषमा श्रेष्ठ भी नेपाल की हैं। हमारे सुप्रसिद्ध गायक उदित नारायण भी नेपाली हैं। दोस्तों, इंडियन आइडल 3 के विजेता गायक और अभिनेता प्रशांत तमांग भी नेपाल के हैं। भारतीय शूटर जीतू राय जहां नेपाली हैं, वहीं फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री और संजू प्रधान तथा भारतीय मुक्केबाज शिवा थापा भी नेपाल के हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे नर बहादुर भंडारी और मेघालय के मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग भी नेपाल के हैं। एक और प्रसिद्ध नाम बाबा रामदेव के साथी आचार्य बालकृष्ण का है, जो पतंजलि आयुर्वेद के अध्यक्ष है। उन्हें कौन नहीं जानता। दोस्तों, वो भी नेपाली ही हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। देखते रहिए VVIP न्यूज, और हां, अपने कमेंट्स जरूर लिखें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। VVIP न्यूज। नमस्कार।